नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरा ये जो YouTube पर वीडियो चैनल आज से लगभग 3 महीने पहले 29 अप्रैल सन 2020 को शुरू हुआ था और इसमें भी मैं कोरोना के अभिशाप को वरदान मानता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं YouTube और इस दुनिया से दूर था। तो पहली बार मैंने इस आभासी दुनिया में, YouTube की दुनिया में प्रवेश किया और जब सब लोग घरों में बंद होकर रह गए थे तो ऐसे में इस तकनीक ने हमें वह माध्यम उपलब्ध कराया कि हम घर बैठे बैठे देश विदेश और पूरी दुनिया से कैसे जुड़ जाएं। तो ये माध्यम पहले से मौजूद था, चल रहा था, बहुत से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन मैंने पहली बार इसमें प्रवेश किया था। और शुरू में आपने देखा होगा मेरी वीडियो उतनी ठीक नहीं बनी। धीरे धीरे मैंने सीखा भी, आपके सुझाव भी लगातार मुझे मिलते रहे और मैं इन वीडियो को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे इस YouTube चैनल को 3 महीनों की अल्प अवधि में ही 204 साथियों ने, जिसमें मेरे परिवारजन, मेरे मित्र, विद्यार्थी, गुरुजन शामिल हैं, 204 साथियों ने शुभकामनाएं और आशीर्वाद स्वरूप इसे सब्सक्राइब किया है। और जबकि इस चैनल में अभी तक आप देख रहे हैं ना कोई सनसनीखेज समाचार सूचनाएं हैं, ना कोई अश्लील सामग्री है, ना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, उसके बावजूद शुद्ध साहित्यिक चैनल को, जिसमें आप एक रूप में मेरे साहित्य के विविध रंग देखते हैं, कविताएं, व्यंग्य, रेडियो धारावाहिक, वैचारिक लेख जो मेरी पुस्तकों में प्रकाशित हुए और अप्रकाशित भी हैं, उनको आप देखते हैं। और दूसरे हिस्से में आप देखते हैं भाषा से संबंधित मेरे विचार, जिसमें हिंदी का विकास क्रम भी है और हिंदी के वैश्विक स्वरूप को मैंने 18 वीडियो में डाला है। आप सब ने उन्हें पसंद किया है, सराहना की है, सुझाव दिए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और इस माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और पिछले लगभग 13-14 कड़ियों से मैंने अपने उन शुभचिंतकों के नाम इसलिए लेने शुरू किए हैं कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं। वे मुझे इस तरह का प्रेरणा प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करूं। तो यहाँ मैं हर बार 10 अपने ऐसे ही आत्मीय जन के नाम लेता हूं और इस बार भी इसी क्रम में मिरांडा हाउस में हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर रेणु अरोड़ा, जो निरंतर मेरी वीडियो को देख करके अपने विचार देती हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, जो NBCC इंडिया लिमिटेड में उप महाप्रबंधक राजभाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उच्च पद से सेवानिवृत्त होकर हिंदी की सेवा में अभी भी कार्यरत हैं। वे लगातार मेरी वीडियो को देखते हैं और अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार कवि मित्र राधाकांत पांडे जी, कनाडा टोरंटो, देखिए देश और काल की सीमाएं कैसे इस माध्यम ने दूर कर दी। कनाडा में बैठे हुए हमारे परिवारजन, मित्र, परिचित भी इसको देख रहे हैं और वहीं से हमारे बहुत आत्मीय, बहुत प्रिय सपन सक्सेना ने लिखा कि हम आपकी सभी वीडियो लगातार देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। उनका भी आभार। और रघुवीर सिंह कारोलिया, चंद्रमणि मणिका, इन्होंने भी पिछले दिनों में मेरे चैनल से जुड़े हैं। और ब्लू बेल्स इंटरनेशनल विद्यालय में लंबे समय तक हिंदी की अध्यक्ष, हिंदी विभाग की अध्यक्ष रही शबनम भाया जी, जो बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं, विचारक हैं और मेरा उत्साहवर्धन करती हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। अर्जुन देव, दिनेश चंद्र मिश्र, ये भी मेरे साथ जुड़े हैं नए साथियों के रूप में। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा सेठी, बहुत ही उनकी हमारे साथ आत्मीय संबंध हैं। बहुत अच्छी अध्यापिका होने के साथ साथ बहुत साहित्यकार और प्रखर वक्ता हैं। तो डॉक्टर रेखा सेठी का भी मुझे सहयोग उनके उत्साहवर्धन के रूप में मिलता रहा है।
इसके साथ ही अब मैं आज का एक व्यंग्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्षा ऋतु आ चुकी है, आप जानते हैं, और वर्षा ऋतु क्या क्या रंग दिखाती है, इसे मैंने व्यंग्यात्मक शैली में रखने का प्रयास किया है। शीर्षक है घड़ियाली आंसुओं की वर्षा। वर्षा फिर आ गई। हर साल आती है, हजारों साल से आती है। कुछ को हंसाती है तो कुछ को रुलाती है। वक्त वक्त की बात है। कुछ दशक पहले तक भारत कृषि प्रधान देश था। वर्षा आती थी, साथ में खुशियां लाती थी। खेत सोना उगलते थे। बारिश के 4 महीने यानी चौमासा। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलजुल पाना। अब नायक यदि परदेश में है और नायिका अपने घर में बैठी आहें भरती रहती थी, नायक भी वियोग में तड़पता रहता था। इसीलिए गंधर्व ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास भेजा। आप सबने कालिदास का नाम सुना होगा, संस्कृत के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और मेघदूत उनकी रचना है। तो वहां गंधर्व ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास भेजा था। यह एक प्राचीन कालीन कथा है। आधुनिक काल में बारिश आती है, नायक नायिका अपने अपने घर में बैठी है, मगर फिर भी वियोग महसूस नहीं होता। मोबाइल ने प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच विरह वियोग की संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। उनकी तड़पन विरह अग्नि की भ्रूण हत्या कर दी है। जन्म ही नहीं लेने देते विरह को। तो अब तो श्रृंगार रस का केवल संयोग पक्ष ही रह जाएगा, वियोग पक्ष तो रहेगा ही नहीं। जब भी प्रिय की याद सताए, मोबाइल उठाओ, तुरंत नंबर मिलाओ, मन की सारी बातें बताओ। यदि प्रियतम प्रियतमा फोन ना उठाए तो भी कोई बात नहीं, एसएमएस तो है। अब व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, बहुत से माध्यम मौजूद हैं। अब संदेश भेजने के लिए मेघ या पवन को दूत बनाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल दूत जो हाजिर है हर समय हाथ में, यानी मोबाइल बाबा की कृपा से बारिश में ना रहे विरह और ना रचे विरह काव्य। यह तो था वर्षा का प्रेमी जन पर आधुनिक कालीन प्रभाव। वर्षा का यह प्रभाव हमारे देश में आजादी के बाद के सर्वाधिक चर्चित जीव, जी हां, राजनेताओं पर भी खूब पड़ा। वर्षा में बादल पानी बरसाते हैं। हमारे देश में राजनेता वायदे आश्वासन बरसाते हैं, खासकर तब जबकि कोई चुनाव निकट आने वाला हो। 5 साल से सोई सरकार एवं नेता चुनावी वर्ष आते ही कुंभकर्णी नींद से सहसा जाग उठते हैं। अब वे अचानक वायदे आश्वासनों की झड़ी लगा देते हैं। प्रतिदिन शिलान्यास, उद्घाटन, गली का उद्घाटन, सीवर लाइन का उद्घाटन, सड़क का उद्घाटन, चौराहे का उद्घाटन, क्या क्या उद्घाटन, लोकार्पण, सम्मान समारोह, शिलान्यास, लोक लुभावनी घोषणाएं, इनकी तो जैसे बाढ़ ही आ जाती है। टूटी सड़कों की मरम्मत होने लगती है, पार्कों में हरियाली छाने लगती है, नाले नालियां अपने भाग्य पर इतराने लगते हैं। गलियों के भी दिन फिर जाते हैं। फाइलों में दबी पड़ी योजनाएं अंगड़ाई लेकर उठने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो विकास कार्यों का बादल फट पड़ा हो। ऐसे में आम आदमी के साथ साथ गलियां, सड़कें, नाले, नालियां, पार्क, फाइलें, ये सब भी मन ही मन प्रभु से कामना करने लगते हैं, काश हर साल चुनाव आए, काश हर साल चुनाव आए। यह तो था चुनावी वर्ष में राजनेताओं द्वारा वर्षा के बादलों से सीख लेकर गरजना तथा बरसना। बाकी सालों में भी वर्षा के आगमन से राजनेताओं और उच्च अधिकारियों का हृदय कमल खिल उठता है। दरअसल होता यूं है कि सालाना बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। यदि वर्षा बिल्कुल ना हुई तो सूखा राहत कोष, और यदि खूब जमकर बरसी तो बाढ़ राहत कोष। वर्षा आते ही एकाएक सीवर, नालियों, गलियों की साफ सफाई तथा मरम्मत का कार्य पूरी धूमधाम से शुरू होता है। 100 रुपए का काम 500 में करवाया जाता है और बजट का एक बड़ा हिस्सा ठिकाने लगाया जाता है। राजनेताओं और उच्च अधिकारियों के घर
धन वर्षा होने लगती है। साल भर से पड़ा सूखा मिटने लगता है। इंजीनियर ठेकेदारों का मन मयूर भी नाच उठता है। वर्षा आ जाती है, काम चलता रहता है। सड़कें समुद्र का और गलियां नदियों का रूप धारण कर लेती हैं। जगह जगह जाम लग जाता है। लोग घंटों सड़क पर अपनी कारों में बैठे मुंह बनाते रहते हैं, झुंझलाते रहते हैं, गुस्से में भुनभुनाते रहते हैं। वर्षा आते ही सरकारी वन विभाग की बाँछें खिल जाती हैं। उसकी 20 उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में। मंत्री महोदय वृक्षारोपण करते हुए फोटो खिंचवाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। और मजेदार बात यह है कि अनेक वर्षों से वृक्षारोपण का स्थान एक ही है। मंत्री जी जैसे वर्षों से अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बदलते, उसी प्रकार वृक्षारोपण का स्थान भी नहीं बदलते। पक्के हैं अपनी बात के। हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। उनके रखरखाव पर भी लंबा चौड़ा खर्च होता है। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घर की हरियाली निरंतर बढ़ती रहती है। वे स्वयं भी सदा हरे भरे और फलते फूलते रहते हैं। वर्षा का आना मलेरिया विभाग के लिए भी मानो सुख समृद्धि का संदेश लेकर आता है। वर्षा के साथ साथ मलेरिया, डेंगू जैसी घातक बीमारियां मान ना मान मैं तेरा मेहमान इस तर्ज पर खींची चली आती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। घर घर जाकर कूलरों की जांच करना, मच्छर मार धुआं छिड़कना, नालियों में मच्छर मार तेल डालना, कुनैन की गोलियां बांटना, न जाने कितने काम करने पड़ते हैं बेचारे मलेरिया विभाग को। काम करेंगे तभी तो सरकारी पैसा खर्च होगा, और सरकारी पैसा खर्च होगा तभी तो खर्चे पानी का जुगाड़ होगा। राजनेताओं, उच्च अधिकारियों और अमीरों के लिए वर्षा मौज मस्ती और सुख समृद्धि का संदेश लेकर आती है, तो दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी ठेले, पटरी पर सामान बेचने वालों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों, सड़क किनारे खाना पकाने वालों और ऐसे ही लाखों बेघर बदनसीबों के लिए वर्षा विनाश, विपत्ति, बर्बादी और भूखमरी का पैगाम लाती है। उनके घरों के चूल्हों की आग ठंडी हो जाती है, अरमान घुट घुट कर दम तोड़ देते हैं, सपने चकनाचूर हो जाते हैं। सरकार उनके लिए राहत की घोषणाएं करती है। बाढ़ राहत कोष के नाम पर लोगों से पैसा, सामान आदि एकत्र किया जाता है। वायदे आश्वासनों की मरहम लगाई जाती है। घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं। धीरे धीरे वर्षा समाप्त हो जाती है, बाढ़ उतर जाती है, लोगों के आंसू सूख जाते हैं। वे फिर से जुट जाते हैं जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए। तंत्र लंबी तान कर सो जाता है। अगली वर्षा आने तक तंत्र लंबी तान कर सो जाता है। तो मित्रों, ये था वर्षा का व्यंग्यात्मक वर्णन। कवियों ने और अन्य साहित्यकारों ने बहुत तरह से वर्णन किया है। व्यंग्यकार किस तरह से वर्षा को देखता है और क्या पाता है, उसको मैंने आप तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है। कैसा लगा? कोई और सुझाव आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। और इसी प्रकार की और मज़ेदार कविताएं, व्यंग्य रचनाएं, लेख आदि सुनने देखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपको पसंद आए तब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ये सूचनाएं आपको निरंतर समय पर मिलती रहें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। देखते रहिए साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।